नमस्कार। अनुज क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम क्लास 10th का जो टॉपिक है हमारा संघवाद, उसकी चर्चा करेंगे। टॉपिक को सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक रहेगा हमारा संघवाद, जो कि आपका क्लास 10th की SST की बुक में दिया हुआ है। तो संघवाद पर आज हम चर्चा करेंगे कि संघवाद है क्या। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को थोड़ा हम समझते हैं, क्लियरिफाई करते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं बिल्कुल कि संघवाद आखिरकार है क्या। इस टॉपिक में हमें जो जितने जैसे संघवाद दिया हुआ है, संघीय शासन व्यवस्था दिया हुआ है, संघवाद की विशेषता भी है, इन सारी चीजों पर हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो अगर हम संघवाद की बात करें, देखिए संघवाद को तोड़ते हैं दो भागों में, एक तो संघ और दूसरा वाद। संघ का मतलब होता है संगठन और वाद का मतलब होता है विचार, यानी संगठन का विचार, यानी संगठित रहने के विचार को संघवाद कहते हैं। संगठित रहने के विचार को, सभी का संघ बनाकर रहने के विचार को क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। जो संघवाद होता है इसमें दो स्तर वाली आपकी राजनीतिक व्यवस्था आती है, दो स्तर वाली। एक तो आपकी संघीय शासन व्यवस्था आती है, संघीय राजनीतिक व्यवस्था आती है। दूसरा आता है राजनीतिक या राज्यीय या प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो जो आपकी संघीय राजनीतिक व्यवस्था है, संघीय राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें केंद्र स्तर की सरकार आती है। जो आपकी प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें राज्य स्तर की सरकार आती है। केंद्र स्तर की सरकार केंद्रीय स्तर पर कार्य करती है और राज्य स्तर की सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है। तो दोनों आपको जानना चाहिए। केंद्रीय स्तर की सरकार की बात करते हैं जिसमें आपका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की परिषद मंत्री परिषद होती है। राज्य स्तर की सरकार पर मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की परिषद होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर हम संघवाद की बात करें, फेडरलिज्म की बात करें कि आखिरकार संघवाद है, तो संघ यानी संगठन और बाद में विचार, तो संगठित रहने का विचार है। जैसे आर्टिकल आपने एक पढ़ा होगा भारतीय संविधान का कि इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब होता है संगठित रहे, सब साथ रहेंगे, सब मिलकर रहेंगे, सब संघ बनकर रहेंगे। जैसे आपको पता है भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आर्टिकल 1 जो है भारत राज्यों का संघ हो गया, यानी सभी राज्य मिलकर किसका, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर, या सभी राज्य और मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? आपके भारत का। तो भारत का निर्माण कर रहे हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा, बिल्कुल होगा। संविधान का आर्टिकल 1 ही कह रहा है। तो संघवाद में जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं, सभी राज्य को एक साथ रहने का अधिकार है, सभी राज्य मिलकर ही भारत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दो स्तर वाली व्यवस्था मैंने बताई थी, एक राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार। तो इन चीजों को समझते हैं। दूसरा, इसी में पॉइंट आता है कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जो सत्ता का वितरण 2 या 2 से अधिक स्तर पर किया जाता है, 2 या 2 से अधिक स्तर पर। इसमें सर्वोच्च सत्ता तो केंद्र सरकार के हाथ में होती है, सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में होती है, और उसके साथ उसकी छोटी छोटी इकाइयां क्या होती हैं, उसके माध्यम से बटी हुई होती हैं। जैसे एक जो केंद्र सरकार है एक पूरे देश के लिए, और केंद्र सरकार के जो अंडर में जितने विषय आते हैं वो भी राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, राष्ट्र स्तर के विषय आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश दे, नहीं दे सकती है, आदेश भी नहीं दे सकती है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। तो ये जो है ये कहलाता है आपका संघीय शासन व्यवस्था। तो समझते हैं, ये देखते हैं डायग्राम के थ्रू है क्या। हमने बात करा था कि इसको दो तरीके से हमने तोड़ लिया, संघ और वाद। संघ का मतलब मैंने तोड़ा संगठन, और वाद मतलब होता है आपका विचार। ठीक है, तो संगठन प्लस विचार, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि संगठित रहने का विचार, संगठित रहने का विचार। अब जो संघवाद होता है इसमें मैंने आपसे कहा कि इसमें दो
स्तर वाली राजनीतिक व्यवस्था आती है। दो स्तर वाली राजनीतिक व्यवस्था आती है। आप कहेंगे दो स्तर वाली, डिफाइन करिए। देखिए डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहला होता है केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा होता है आपका प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था। जो केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था होती है इसमें आपका केंद्र सरकार को या केंद्र स्तर की सरकार होती है। जो आपका प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था होती है इसमें राज्य स्तर की सरकार होती है। यानी केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था में आपकी केंद्र स्तर की सरकार आती है, केंद्र स्तर की सरकार को शामिल किया जाता है। और आपका प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्य स्तर की सरकार को शामिल किया जाता है, राज्य स्तर की सरकार को शामिल किया जाता है। यानी मैंने कहा कि केंद्र स्तर की सरकार है, केंद्र स्तर की सरकार के जो विषय होते हैं वो इनके विषय कैसे होते हैं, इनके विषय आते हैं राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के इनके अंडर में विषय आते हैं। किसके अंडर में? केंद्रीय सरकार के स्तर में। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार होती है वह राज्य सरकार के लिए कुछ खास करने का आदेश भी नहीं दे सकती है, करने का आदेश भी नहीं दे सकती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि भारत जो होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अब सभी लोग जानते हैं कि भारत में अगर बात करते हैं तो 28 राज्य हैं आपके, और भारत में आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनको मिलाकर ही किसका निर्माण किया गया है? अपने भारत का। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। तो 28 राज्य मिलकर इन्हीं का संघ तो है, तभी तो भारत बना है। तो संघवाद में संगठन प्लस विचार यानी संगठित रहने का विचार को शामिल किया जाता है, जिसमें दो स्तर की सरकार की राजनीतिक व्यवस्था आती है, जिसमें केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था, प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था। जो केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें आपके केंद्र स्तर की सरकार आती है, प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था में आपका राज्य स्तर की सरकार आती है। जो केंद्र स्तर की सरकार होती है इसके अंडर में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। केंद्र सरकार जो होती है राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश भी नहीं दे सकती। तो इस बात को आपको ये धीरे धीरे जानना है कि ये आखिरकार है क्या। ठीक है, अब जैसे हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा पॉइंट आता है संघीय शासन व्यवस्था। देखिए संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, इसमें जो संघीय शासन व्यवस्था होती है इसमें जो सत्ता का वितरण होता है, इसमें 2 या उससे अधिक स्तर पर होता है। पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है इसमें सत्ता का वितरण 2 या 2 से अधिक स्तर पर किया जाता है। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, इसमें संघीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता होती है वह किसके हाथों में होती है? सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, अब केंद्र सरकार के अंडर में आती है और इसी के माध्यम से जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं इसी के माध्यम से क्या होती हैं? इन्हीं के माध्यम से इसको बांटा गया। ठीक है, मैंने एक बात और कही थी, जो केंद्र सरकार होती है पूरे देश के लिए एक सरकार होती है, पूरे देश के लिए एक सरकार, एक सरकार होती है। जो केंद्र सरकार होती है मैंने कहा कि राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश भी नहीं दे सकती है। एक बात समझिए, देखिए यहां तक हमने समझा था कि संघवाद है क्या और संघीय शासन व्यवस्था क्या।
यानी संघीय शासन व्यवस्था में जो सत्ता का वितरण होगा 2 या 2 से अधिक स्तर पर किया जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता होती है वह केंद्र सरकार के पास होती है और केंद्र सरकार के माध्यम से ही छोटी छोटी उसकी विभिन्न छोटी छोटी इकाइयां उसके मध्यवर्ती होती हैं। और केंद्र सरकार एक पूरे देश के लिए एक सरकार होती है। केंद्र सरकार के अंडर में जो विषय आते हैं वो राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। यही बस आपको याद रखना है संघीय शासन व्यवस्था में। दूसरा, अगर यहां से कहा जाए कि इसका विशेषता बताइए, इसकी विशेषता बताइए। सबसे पहले अगर बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, इसमें सरकार 2 स्तर की होती है, यानी केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार और राज्य या प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार। दूसरा पॉइंट होता है इनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। दूसरा, संविधान के मौलिक प्रावधान को अगर बदलना है तो दोनों की सहमति जरूरी होगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे आपकी राज्य सरकार हो। अगर मान लीजिए कभी कभी केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाए तो इनका निपटारा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इनके राजस्व यानी रेवेन्यू के भी अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। यानी मैंने आपसे कहा था कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषता में सबसे पहले विशेषता बताई थी आपकी 2 स्तर की सरकार होती है, ठीक है, अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है इनका, ठीक है। अगर केंद्र और राज्य के बीच में कभी विवाद हो जाता है, यानी ऐसा हो जाए कि केंद्र में सरकार है बीजेपी की और राज्य में यानी सरकार है कांग्रेस की, तो मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि जो बीजेपी सरकार कुछ नीतियां बनाए या कानून बनाए वो राज्य सरकार नहीं माने, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, या किसी बात को लेकर इसमें कहा सुनी हो जाए, ऐसा हो सकता है। यानी जरूर नहीं है कि केंद्र सरकार जो भी आदेश देगी उसको राज्य सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जो संविधान में आपका कभी कभी चेंज करना होता है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की अनुमति होगी। विवाद हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा इसको, ठीक है। और इनके राजस्व यानी रेवेन्यू के अलग अलग स्रोत होते हैं। तो अगर केंद्र सरकार की बात करें तो भारत की संचित निधि होती है उनके पास, ठीक है। और राज्य सरकार की बात करें तो राज्य की संचित निधि होती है। दोनों का अलग अलग रेवेन्यू का सोर्स है। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं कि आखिरकार है क्या। मैंने आपसे बात करा था विशेषता की, मैंने यह बात करा था विशेषता की। अब विशेषता में मैंने पहला पॉइंट बात करा था कि यहां पर 2 स्तर की सरकार होती है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इनके राजस्व जो स्रोत होते हैं वो भी इनके अलग अलग होते हैं, तो राजस्व के स्रोत अलग अलग होते हैं। जैसे अगर केंद्र की बात करते हैं, जैसे यहां पर अगर तोड़ते हैं, अगर केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र के पास है भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, ठीक है। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य संचित निधि, राज्य संचित निधि यहां पर, ठीक है। तीसरा मैंने बात करा था अगर मान लीजिए कभी कभी राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में विवाद हो जाएगा तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उस विवाद का निपटारा करेगा। मैंने नेक्स्ट बात करा था कि इनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। अधिकार क्षेत्र पर अभी चर्चा करेंगे। इनका अधिकार क्षेत्र क्या होता है, इनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। और बात करा था कि संविधान के कोई मौलिक प्रावधान है, संविधान का अगर मौलिक प्रावधान है, अगर मौलिक प्रावधान में कोई भी चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है, चेंज करने के लिए दोनों की सहमति जरूरी है, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। तो आपको विशेषता में बस इतना ध्यान रखना है हम कि 2 स्तर की सरकार, राजस्व स्रोत अलग अलग होगा। अगर इनमें केंद्र सरकार में राज्य सरकार में कोई विवाद हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा उसको। अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। संविधान के अगर मौलिक प्रावधान में कुछ चेंज करना होगा तो दोनों की सहमति जरूरी होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं आपका अधिकार क्षेत्र की, तो अधिकार क्षेत्र में आपके 3 सूचियों को शामिल किया जाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय को शामिल किया जाता है, राज्य सूची में 61 विषय को शामिल किया जाता है, समवर्ती सूची में आपका 52 विषय को शामिल किया, 52 इसमें विषय आते हैं। अब संघ सूची होती है
संघ सूची से संबंधित जितने भी कानून होंगे, यानी संघ सूची में जितने विषय हैं उन विषय पर जितने कानून बनाने का जो अधिकार होगा केवल संघ सरकार को होगा, यानी केंद्र सरकार को होगा। राज्य सूची में आपके 61 विषय आते हैं, तो 61 विषयों पर जो भी कानून बनाएगा वो राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय आते हैं, समवर्ती यानी सम, दोनों का सम, यानी राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार, यानी समवर्ती सूची में आपके 52 विषय आते हैं और 52 विषय पर कानून बनाना होगा तो उसमें राज्य सरकार को भी शामिल किया जाएगा और केंद्र सरकार को भी शामिल किया जाएगा, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उन विषयों पर कानून बना सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने संघ सूची की बात करी, जैसे आपका विदेशी मामले हैं, ठीक है, मुद्रा है, बैंकिंग, इन पर कानून बनाना है तो संघ सरकार बनाएगी। क्यों? क्योंकि संघ सूची का विषय, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। अगर मान लीजिए पुलिस है, व्यापार है, कृषि है, इन पर आपको कानून बनाना है तो ये जो कानून है वो आपके राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का हक केवल राज्य सरकार को है। अगर मान लीजिए शिक्षा पर, विवाह पर, गोद लेना पर, उत्तराधिकार पर कानून बनाना है तो ये समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगी। तो हमारे संघीय शासन व्यवस्था में इन दोनों का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तो उन अधिकार क्षेत्रों को 3 सूचियों में बांटा गया है, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हमने आपसे ये कहा था कि हमारे पास जो सूची है, तो हमारे पास सूचियों की संख्या है 3। सबसे पहले हमने बात करा था संघ सूची, दूसरा हमने बात करा था राज्य सूची और तीसरा हम बात कर रहे थे समवर्ती सूची की। मैंने बात करा था अगर मान लीजिए मुद्रा है, कोई विदेशी मामला है या संचार है, इसमें शामिल किया जाएगा। फिर इसमें पुलिस, व्यापार को शामिल किया जाएगा। इसमें गोद लेना, शिक्षा या विवाह को शामिल किया जाएगा और कृषि और सिंचाई को किस में शामिल किया जाएगा? इसको राज्य सूची में शामिल किया जाएगा। ये भी मैंने बात करा था संघ सूची में आपके कितने विषय आते हैं, तो आप कहेंगे इसमें 100 विषयों को शामिल किया जाता है संघ सूची में। राज्य सूची में आपके 61 विषयों को शामिल किया जाता है और समवर्ती सूची में आपके 52 विषयों को शामिल किया जाता है। अब एक बार यहां से फिर समझिए, मैंने आपसे कहा था कि समवर्ती सूची जो है इसमें केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगी। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची में केवल आपकी राज्य सरकार कानून बना सकती है। यानी संघ सूची जो विषय होगा केंद्र सरकार का विषय होगा, राज्य सूची राज्य सरकार का विषय होगा, समवर्ती सूची केंद्र प्लस राज्य दोनों का होगा। सूचियों को हमने कब बांटा था? यानी जो केंद्र और राज्य सरकार के जो अधिकार क्षेत्र हैं, चाहे आपका अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार का हो चाहे आपका अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार का हो, दोनों के अधिकार क्षेत्र को अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, अब समझिए है क्या। तो यहां से जो पॉइंट निकल रहा था कि इनके अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अधिकार क्षेत्रों को 3 सूची में बांटा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अभी हमने बेसिक समझा था, बोर्ड की तरफ देख के समझिए कि मैंने बात करा था अधिकार क्षेत्र केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग है। सूचियों को 3 प्रकार से बांटा, संघ सूची, आपका राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के अंदर हमारे केंद्रीय विषय आते हैं। राज्य सूची में राज्य स्तर के विषय आते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर मान लीजिए संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में आपका 52 विषय। अगर मान लीजिए मुद्रा, विदेशी मामले, संचार पर कानून बनाना है तो सबसे पहले ये जानना है कि किस विषय का, किस सूची का विषय है। तो हमें पता चला संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय होने के नाते ही इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा केवल केंद्र सरकार को होगा या संघ सरकार को होगा। दूसरा पॉइंट,
अगर हमें पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई, इन पर अगर कोई कानून बनाना है तो हमें देखना है कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई किस सूची का विषय, तो हमें पता चला राज्य सूची का विषय। राज्य सूची का विषय तो इस पर कानून बनाने का हक किसको है? केवल राज्य सरकार को है। तीसरा पॉइंट है समवर्ती सूची, से गोद लेना है, शिक्षा है या विवाह है, इन पर अगर हमें कानून बनाना है तो ये चेक करना है कि ये किस सूची का विषय। पता चला समवर्ती सूची का विषय है, तो हमने कहा समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही इस विषय पर कानून बना सकते हैं। मान लीजिए गोद लेना पर कानून बनाना है तो गोद लेना समवर्ती सूची में आता है, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगी। कृषि पर कानून बनाना है तो राज्य सूची का विषय है, तो केवल राज्य सरकार ही इसको बना सकती है। ठीक है। अब मान लीजिए विदेशी मामले पर यानी कोई भी कानून बना तो संघ सूची का विषय है, इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती। तो मैंने आपसे कहा था कि एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जो कि केंद्र सरकार होती है, और केंद्र सरकार के कौन से विषय उसके अंडर में आते हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के विषय से। मुद्रा की बात करते हैं, राष्ट्र का मामला है। विदेशी मामला राष्ट्र का मामला है। संचार राष्ट्र का मामला है। बैंकिंग राष्ट्रीय महत्व का विषय। प्रतिरक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय। तो इसीलिए इनको इन सूचियों में शामिल किया गया। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए संविधान में कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए पहले लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में बिल पास होगा, तो इस प्रकार फिर आपका राज्य सरकार के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, तब वो बिल पास होता है। तो ऐसे ही आपको इन सारी चीजों की ध्यान रखना है। तो मतलब मैंने आपसे कहा कि अगर हमें संविधान में संशोधन करना होगा तो दोनों की सहमति आवश्यक है, लेकिन सर्वोच्च सत्ता केवल केंद्र सरकार के पास होती है। ये जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें संसद मजबूत होती है, संसद को मजबूत अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें केंद्र सरकार देखा जाए तो अधिक शक्तिशाली होती है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। तो उम्मीद करता हूं जितना भी मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अभी हमने बात करा था इसकी विशेषता की, और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी बुराइयां। अब विशेषता भी, हमने किसी की विशेषता बताते हैं तो उसकी बुराइयां भी सुनते हैं कि इसकी बुराई क्या है। ठीक है। मान लीजिए कभी कभी मैंने कहा कि बिस्कुट खाना अच्छा है या चीनी खाना अच्छा है, तो आपने कहा चीनी खाना अच्छा, उसकी विशेषता क्या है कि अगर चाय बनाना है तो चीनी पड़ेगी तभी मजा आएगा, बिना चीनी के मजा नहीं आएगा। फिर कहा इसकी बुराई क्या है, इसकी बुराई है चीनी ज्यादा खाओगे तो साफ शुगर बढ़ जाएगी। दोनों परेशानी है ना। तो एक तरफ इसकी विशेषता की बात करी जाती है, एक तरफ किसी चीज के गुण की बात करी जाती है, तो दूसरी तरफ उसके अवगुण पर चर्चा की जाती है, क्या अच्छाई है उसमें, क्या बुराई। तो हमें दोनों चीजों को देखना है। तो यहां से अगर हम बात करें तो इसकी बुराई की, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा आपके लिए, इसमें केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावर में होती है। ठीक है जी। दूसरा, संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है, राज्य सरकार नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन सहमति दोनों की चाहिए। अधिकार किसको? अधिकार केवल संविधान में अगर संशोधन करना है तो अधिकार केंद्र सरकार को होगा, लेकिन अगर उसकी सहमति आप कहेंगे राज्य सरकार कर सकती, राज्य सरकार नहीं कर सकती। हाँ, सहमति जो चाहिए होगी वह राज्य सरकार की चाहिए कि हाँ हम इस चीज में संशोधन कर रहे हैं, आप भी इसको पढ़िए, फिर आप किसको भेजिए, राष्ट्रपति को भेज दीजिए, फिर उस पर सिग्नेचर हो जाएगा, फिर आपका कानून बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो ये संघीय शासन व्यवस्था होती है संसद को अधिक अधिकार प्रदान करती है। धन संबंधी जितने भी अधिकार होते हैं वो सारे किसके पास होते हैं? केंद्र सरकार के पास होते हैं। तो इनको लिख लेते हैं। तो मैंने यहां से बुराई में बात करी थी। सबसे पहला, केंद्र सरकार, केंद्र जो सरकार होती है वह अधिक शक्तिशाली होती है, अधिक शक्तिशाली होती है। धन संबंधी अधिकार केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास। संविधान संशोधन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। ठीक है जी।
जो संघीय शासन व्यवस्था होती है संसद को अधिकार देती है, मतलब कैसा अधिकार देती है, ज्यादा अधिकार देती है, ठीक है। इसमें संसद को अधिक अधिकार होना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की हमने बात करी थी। यहाँ से अगर थोड़ा एक बार दोबारा देखें कि हमने पढ़ा क्या क्या, तो हमने पढ़ा संघवाद की बात करी थी, संघवाद का अर्थ क्या होता है, आर्टिकल 1 पढ़ा था, आर्टिकल 1 के बारे में जाना था हमने, ठीक है। फिर हमने बात करा संघवाद में 2 स्तर वाली राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें आपका केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था, प्रांतीय राजनीतिक व्यवस्था। फिर हमने बात करा था संघीय शासन व्यवस्था की, इसमें हमने बात करा था। फिर हमने बात करा था इसकी विशेषताओं की, तो विशेषता को हमने काफी तरीके से यहाँ पर समझा दिया। जितना मैंने आपको समझाया बस आप सिनॉप्सिस बनाते चलो मेरे साथ में, सिनॉप्सिस बनता चले। कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो मेरे भाई आप इसमें 8-10 लाइनें लिख सकते हैं, आराम से सफिशिएंट तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान 8-10 लाइनें लिखना। फिर हमने बात करा था हमारे पास अधिकार क्षेत्र अलग अलग है, जिसमें 3 सूचियों की बात करी थी, इसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची, आपका समवर्ती सूची। फिर हमने बात करा था इनकी बुराइयां क्या है, तो इनकी बुराइयों की भी चर्चा हम सभी ने करी थी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीज समझ में आ रही है। इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।